नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई हो बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठशाला 247 पर। एक बार सभी बच्चे जो हैं सुबह वाली क्लास से जुड़ जाएंगे। आपकी सुबह वाली जो क्लास है एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, इसका आगाज हो चुका है। तो सभी बच्चे पेन पेंसिल कॉपी किताब लेके बैठ जाएंगे और अपने हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज भैया हम इसका लेक्चर नंबर जो 6 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जो है कौन से टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वाली जो क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो प्रथम कोटि और आपकी अर्ध आयु, इनके बारे में हमने पढ़ा। इनके जो फॉर्मूले थे उनको ड्राइव किया और उन पर आधारित बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको डिस्कस किया। इसके बाद आज जो है इस वीडियो लेक्चर में हम जो बात करेंगे, जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला वाला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका छद्म अभिक्रिया, स्यूडो रिएक्शन। ठीक है, ये आपका टॉपिक रहेगा। तो सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और भी अपने साथी मित्रों के साथ क्लास को साझा करेंगे, जिससे कि इस क्लास का उनको भी बेनिफिट मिल जाए। ठीक है भाई, चलो तो भैया स्टार्ट करें। देखो क्या कह रहा है, स्थिर आयतन पर N2O3 के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। आपके सामने ये अभिक्रिया दे रखी है 2N2 में यहां पर लिख भी लेता हूं 2। अरे चलो लिखेंगे एक बार इस अभिक्रिया को भैया, लिखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, क्योंकि चीजें लिखने से ही समझ में आती हैं, लिखने से ही चीजें क्या है अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। तो लिखेंगे भैया N2O5 से क्या बन रहा है आपका, क्या बन रहा है 2N2O4 प्लस O2 प्लस के O2। ठीक है, अब इधर देखेंगे क्या क्या दे रखा है। देखो आपको क्या क्या दे रखा है, तो आपको जो डाटा दे रखा है वो t बराबर 0 पर इसका जो दाब दे रखा है ना, जो आपको पी आई का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 0.5 ATM। कितना दे रखा है 5 ATM। यहां पर प्रारंभिक में ये 0 ATM होगा, ये भी 0 ATM होगा। अब t बराबर t समय पर, मतलब t बराबर कितना ये दे रखा है 100 सेकंड। कितना 100 सेकंड पर, 100 सेकंड पर क्या हो जाता है 100 सेकंड पर मानो ये अपना x बनता है, ये आपका कितना बनेगा 2x ATM बनेगा। ये x ATM बनता है तो ये 2x ATM बनेगा। तो भैया इसमें से ही तो कम होता है, इसमें से तो यही तो करते हैं हम, a में से a माइनस के x करते हैं कि नहीं करते। जी सर बिल्कुल यही करते हैं। तो ये यही करना है आपको 0.5 माइनस के 2x ये आपको करना है, ये आपको करना है। यहां तक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो भैया अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि उसने क्या पूछा है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। भैया वेग स्थिरांक क्या होता है, एक बार फॉर्मूले को याद करेंगे तो होता है k बराबर 2.303 अपॉन में ये t, यहां ये हो जाएगा log पी आई अपॉन में क्या हो जाएगा आपका पी ए। ठीक है, इसे आप थोड़ी देर के मानो a हो गया, ये आपका b है, ये आपका c है, तो इन पे द्वारा लगाया तो दाब है वो पी ए हो जाएगा, पी बी हो जाएगा और पी सी हो जाएगा। और इनका सबका योग कर देंगे तो पी टी निकल के आ जाएगा, टोटल दाब जो निकल के आ जाएगा पी ए प्लस के पी बी प्लस के पी सी। अब देखो पी ए का मान कितना है, पी ए का मान, तो ये पी ए का मान तो इतना निकल के आया है कि नहीं निकल के आया। जी सर बिल्कुल निकल के आया है। तो ये मैं यहां पर लिखता हूं 0.5 ठीक है माइनस के 2x ठीक है माइनस के 2x प्लस के 2x प्लस के x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। देखो माइनस के 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचा, ये बचेगा 0.5
प्लस के एक्स किसके बराबर, पी टी के बराबर, किसके बराबर, पी टी के बराबर। अब ये आप क्या कर लेंगे, यहां पर x देखो लिख लूंगा मैं, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0, आपका क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा पी टी माइनस के 0.5, माइनस के 0.5 आपका निकल के आ जाएगा x का मान। ठीक है, x का मान आपका इतना निकल के आ गया। यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर हुई। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अब मुझे ना भैया पी ए का मान निकालना है। तो पी ए आपको कितना दे रखा है, पी ए आपको दे रखा है, क्योंकि देखो आपको पी आई फॉर्मूले में पी आई चाहिए और पी ए चाहिए, तो भैया पी आई तो मुझे दे रखा है, पी ए का मान मुझे निकालना है। तो पी ए का मान मैं कैसे निकाल लूंगा, पी ए का मान निकालने का एक सबसे बेस्ट और एक अच्छा तरीका क्या हो जाएगा कि भैया मैं यहां पर लिख दूं 0.5 प्लस के, ठीक है, प्लस लगा हुआ है नहीं, माइनस लगा हुआ है, तो लिखूंगा माइनस माइनस, और यहां पर ही क्या हो जाएगा, ये 2, और x का मान ये रहा, x का मान कितना है, ये आपका हो जाएगा पी टी माइनस के 0.5, और देखो पी टी का मान ये रहा, ये आपका t बराबर समय पर पी टी का मान आपका ये रहा। अब आपको क्या करना है भैया, इसका इसके साथ करना है और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस वाली बात को मैं एक नए पेज पर यहां पर लिख देता हूं, नए क्या यहां पर सॉल्व कर देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए बराबर 0.5 माइनस के 2 पी टी, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका और इसका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इसका इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ये इसको और इसको जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये पी ए बराबर हो जाएगा 1.5 माइनस के 2 पी टी। अब इसे लिखूंगा 1.5 माइनस के 2, और ये पी टी का मान कितना दे रखा है, 0.512। ये इसका दो गुना करेंगे, इसका दो गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस के भैया, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 10, इतना हो जाएगा। इसमें से इसे आप जब घटाएंगे तो ये आपका कितना बचेगा, 0.476, इतना आपका बच जाएगा। इतना किसका मान आया, ये आपके पी ए का जो मान है वो आपका निकल के आया, किसका, पी ए का जो मान है वो निकल के आया। तो भैया आपको पी ए का मान पता चल गया और पी आई का मान पता चल गया, यही मान आपको क्या करने हैं, यहां पर पुट कर देने हैं, यहां पर क्या कर देंगे, आप पुट कर देंगे भैया यही मान। तो भैया मैं यहां पर एक बार फॉर्मूला फिर रिपीट कर देता हूं, फिर एक बार फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। के बराबर 2.303 अपॉन में टी, यहां ये लॉग पी आई अपॉन में पी ए। अब देखो पी आई का मान पीछे क्या दे रखा था, हमने क्या निकाला, पी आई का मान, पी आई का मान हमने क्या निकाला, तो देखो पी आई का जो मान निकल के आया था वो क्या आया था, लिखेंगे पी आई बराबर 0.5 ATM था। पी ए का जो मान अभी निकाला वो आता है 0.476, ठीक है, इतना ATM आपका निकल के आया। इसके बाद टी का मान आपको कितना दे रखा है, 100 सेकेंड। भैया मान रखने पर तो भैया यहां पर हम क्या कर देते हैं, इनके जो मान है वो रख देते हैं। तो ये हो जाएगा के बराबर 2.303 अपॉन में 100, ये हो जाएगा लॉग पी आई का मान है 0.5 अपॉन में ये हो जाएगा 0.476, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे भाई, ये आपका हो जाएगा। यहां तक बताएंगे, क्या आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, और ये इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2.303
इनटू में 10 टू के पावर माइनस के 2 क्या हो जाएगा, नीचे आपका होता तो नीचे होता तो इसे हम क्या लिख लेते, इसे लिख लेते 10 टू की पावर 2, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, 10 टू के पावर माइनस के 2, क्या हो जाएगा, माइनस के 2 जो है वो हो जाएगा माइनस के 2। अब भैया इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका मान भैया हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा 0.0216 इतना हो जाएगा। इसका और इसका आपस में आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका और इसका आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया मैं लिख देता हूं 0.0216 इंटू में 2.30, या इससे भैया पहले लिख दो, ऐसे लिख देते हैं 2.303 इंटू में 0.02216 अपॉन में, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86 18 लिख गए पूरे, 86 18 का 8 8 और 1 6 दूनी 12 और 1 13, ये आपका हो जाएगा गुणा। अब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 3032, आगे आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा 606 और ये हो जाएगा 4, ये 8 ये 4 8 और 4 14, सॉरी 6 और 8 14, हासिल 1 6 और 1 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और 2 9 और ये 4, इतना आपका निकल के आएगा, इतना आपका निकल के आएगा। डेसिमल कितने डिजिट बाद, 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट बाद, 7 डिजिट बाद, ठीक है। तो भैया यहाँ पर आपने जो जीरो नहीं लगाया था तो वो जीरो आप लगा लेंगे, वो जीरो आप लगा लेंगे, क्योंकि जीरो का भी करेंगे तो यहाँ पर एक जीरो क्या हो जाती भैया, ऐसे जैसे ये आपका आया है ना, जैसे आपका ये आया है, ठीक। 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट ये वाली बात और देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से बताया, बिल्कुल बेसिक से। यहाँ जीरो लगाएंगे, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, ठीक है। अब जब आप इसे करेंगे तो ये इतना आ जाएगा आपका, इतना। और जब इतना आ जाएगा, डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये इसे जब सॉल्व किया तो ये आ गया 0.0497 इंटू 10 टू के पावर माइनस के 2, तो आप इसे क्या लिख देंगे, 4.97 इंटू 10 टू के पावर माइनस के 4 सेकंड इनवर्स, क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। भैया एक बार इसकी कैलकुलेशन को और आप चेक कर लेंगे, वैसे तो बिल्कुल बेसिक से इसी वजह से की है कि यहाँ पर एरर रहने की कोई भी गुंजाइश ना रहे, ठीक। तो बताएंगे क्या बात यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी इस वाले न्यूमेरिकल में, आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी, एक बार बताएंगे सभी, एक बार बताएंगे सभी, नहीं तो इसके आगे नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखेंगे, वो कह रहा है SOCl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक मात्रा से आधी जो होने में वो कितना समय लगता है, मतलब 60 मिनट लगती है। तो यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इतना सरल सवाल, इतना सरल सवाल कौन ही पूछेगा भैया, कौन ही पूछेगा भैया, बोर्ड वाला पूछेगा। कौन पूछेगा, बोर्ड वाला पूछेगा। कैसे पूछेगा, वो कह रहा है टी हाफ का मान कितना दे रखा है, वो दे रखा है 60 मिनट। कितना दे रखा है, 60 मिनट दे रखा है। किसका मान, टी हाफ का मान। कि सर कैसे दे रखा है, वो कह रहा है देखो प्रारंभिक मात्रा से आधी हो जाती है, ये आर है, आर से आपका पी बना, टी बराबर 0 पर ये 100% था, ये 0 था। वो कह रहा है कि देखो क्या हो जाता है, सांद्रता कितनी हो जाती है, आधी, ये 50 है तो ये 50 हो जाएगी।
तो भैया इसमें जो समय लगेगा वो भी तो आधा ही लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल। और वो समय कितना है, वो 60 मिनट है। तो टी हाफ का ही तो मान आपको दे रखा है और आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे के का मान। किसका मान पूछ रहा है आपसे, के का जो मान है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि भैया के का मान कितना निकल के आ जाएगा। तो ये के का मान कितना आ जाएगा, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, मान रख देंगे 0.693 डिवाइडेड बाई 60, डिवाइडेड बाई 60। तो ये कितना डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 0.1 के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक, ये आपका 1 हो गया 3, तो ये हो जाएगा 33। तो 6 बार जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 5 6 30, ठीक है। फिर ये 5, इतना आपका हो गया गुणा 10 टू की पावर, क्या हो जाएगा भैया, 10 टू की पावर। देखो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर आप समझेंगे कि मैंने जो 60 जो लिखा हुआ है ना, ये जो 60 लिखा हुआ है, इस वाली बात को यहाँ पर बाद में लिख देते हैं। इस वाली बात को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.693 इंटू ये 6 इंटू 10, मैं ऐसे कर सकता हूँ। इससे मैंने इसका डिवाइड दिया था, ये 0.11 है, 115 आ रहा था। अब ये क्या हो जाएगा, इंटू 10 टू के पावर माइनस के 1 ऊपर हो जाएगी, इसे मैं लिख लूंगा 1.15 इंटू 10 टू के पावर, 10 टू के पावर कितना, -2, और क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको सेकंड में लेके आना है, यदि आपको इसका आंसर जो किस में लेके आना है, सेकंड में लेके आना है, तो 1.15 इंटू, ठीक है, या आपका जो 0.115 इंटू ये 10 टू की पावर माइनस के 1 है ना, डिवाइडेड बाई आप ये 60 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इससे आप लिख लेंगे 0.115 इंटू ये 6 इंटू 10, और ये 10 टू की पावर ये माइनस के 1 ऊपर, तो ये ऊपर जाएगी। तो भैया इसे मैं क्या लिख लूंगा, 6 से इसका पहले डिवाइड देंगे, ये हो जाएगा 0.6 एकम 6। कितनी बार जाएगा भैया, 6 एकम 6, एक बार जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड दे के देख लेंगे, और आपका ये क्या हो जाएगा, ये 10 टू की पावर ये माइनस के 2, जो भी आपका आ जाएगा इसे माइनस के 4 ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके आप बताएंगे कि भैया कितना आपका आंसर आएगा, करके बताएंगे सॉल्व करके। ये आएगा 0191, ठीक। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 1.91 इंटू 10 टू के पावर माइनस के 4 सेकंड इनवर्स। ये आपका सेकंड में आ जाएगा, ये आपका सेकंड में जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस कर ली है, इससे आगे नेक्स्ट अगले वाले कॉन्सेप्टों को हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे भाई, ठीक है। चलो, तो इसके बाद भैया आपका आता है, मैंने जैसा बताया था, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिकारक भाग लेते हैं, 2 अभिकारक भाग लेते हैं, लेकिन भैया क्या, लेकिन एक अभिकारक, उनमें से एक अभिकारक की सांद्रता बहुत अधिक होती है, अतः अभिकारक के दौरान उसकी सांद्रता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। अभिकारक के दौरान या अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, क्या, अभिक्रिया के दौरान उसकी सांद्रता में कोई विशेष परिवर्तन या चेंज नहीं होता है, अतः केवल दूसरे अभिकारक की सांद्रता में ही क्या होता है, परिवर्तन होता है, दूसरे के में ही परिवर्तन होता है। इसीलिए ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम छद्म अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया ही हमें छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है या प्रतीत होती है। एक उदाहरण के साथ हम बात करेंगे, जैसे कि शर्करा का प्रतिलोमन, मतलब भैया हमारे पास शर्करा है, शर्करा का फॉर्मूला क्या होता है, शर्करा को चीनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, जैसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं,
चीनी कहते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? C12H22O11। ये किसका फॉर्मूला होता है? शर्करा मतलब चीनी का फॉर्मूला होता है। उसकी अभिक्रिया किससे? जल के साथ कराते हैं। तो ये क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होता है C6H12O6 प्लस के C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो हमको प्राप्त हो जाता है। अब मैं इस अभिक्रिया का क्या लिखूं? मैं इस अभिक्रिया का वेग लिखना चाहूंगा, तो वे कैसे लिखूंगा मैं इस अभिक्रिया का वेग? तो लिखेंगे वेग बराबर यहां ये हो जाएगा के, ये C12H22O11 इसकी सांद्रता, और यहां पर भैया ये H2O। लेकिन H2O की जो सांद्रता है ना वो इतनी प्रभावित नहीं होगी। भाग कौन लेगा? ये भाग लेगा। तो भैया मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं के बराबर सिर्फ और सिर्फ C12H22O11। मैं सिर्फ और सिर्फ इसे ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या है इसे इस प्रकार से नोट कर सकता हूं। तो यही क्या होती है? यही होती है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यही होती है। इसमें क्या होता है भैया? अभी समझा था कि एक की सांद्रता जो है अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करती है, दूसरी की जो सांद्रता है वो इतनी प्रभावित अभिक्रिया को नहीं करती है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आगे का टॉपिक हमारा क्या है एक बार समझेंगे। एक दूसरा एक नया एग्जांपल हमारे पास है एथिल एसीटेट। क्या? एथिल एसीटेट को हम समझेंगे। हमारे पास ये क्या दे रखा है? ये एथिल एसीटेट हमको दे रखा है। इसकी अभिक्रिया हम जल के साथ, देखो वहां पर भी हम जल के साथ क्या करवा रहे थे? अपघटन करा रहे थे। ऐसे ही यहां पर भी हम क्या कराएंगे? जल के साथ अपघटन कराएंगे। ठीक, तो क्या होगा यहां पर? ये आपका किसमें टूटेगा? आपका टूटेगा एथेनोइक एसिड। किसमें? एथेनोइक एसिड में टूट जाएगा। किसमें? CH3COOH। भैया जब हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे ये किस प्रकार से बॉन्ड टूटते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O, ये C यहां पर ये हो जाएगा O, ये C2H5। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखेंगे क्या भैया आपका H2O इस प्रकार से ये बॉन्ड होता है। अब एक तरफ क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर तो आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, और इस पर आएगा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऐसे ही जब हम इसे तोड़ेंगे तो भी इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्यों आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कैसा होता है? विद्युत ऋणात्मक होता है। अब ये जो नेगेटिव है ना किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास, और ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव के पास जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3COOH ये आपका बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये C2H5OH ये आपका बन जाएगा। और देखो आपको यही प्राप्त हुआ है कि नहीं प्राप्त हुआ? लेकिन ये सभी बातें हम कहां पर सीखेंगे? ये सभी बातें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे। कहां पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे। तो ये बात क्लियर हुई। चल अब ये हमको इसको क्या लिखना है? इसका वेग लिखना है। क्या लिखना है? इसका रेट लिखना है। इस अभिक्रिया का रेट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? मैंने बताया था कि भैया स्यूडो अभिक्रिया मतलब छद्म अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें एक ही अभिकारक आपका मुख्य रूप से क्या करता है? अपनी सांद्रता में परिवर्तन करता है। एक की सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो ये इसकी सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखो ये वेग लिखा हुआ है, यहां पर एक्चुअली में क्या लिखा हुआ होगा? ये H2O, और इसकी पावर होगी 0, और किसी की पावर 0 होने का मतलब क्या होता है? मतलब होता है 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लास्ट में जाके ये हो जाएगा वेग बराबर ये के, ये हो जाएगा CH3COO, और यहां पर ये लिखेंगे C2H5। ये क्या हो जाएगा? ये आपका अभिक्रिया का जो वेग है वो आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बार बताएंगे क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है?
किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो भैया बताएंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है भाई? चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका जो अगला एग्जाम्पल है वो कह रहा है शब्दम एकांडुक अभिक्रिया। मतलब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें यूनिमोलिकुलर, यूनि माने होता है कि सिर्फ एक अणु ही पार्टिसिपेट करे, सिर्फ एक अणु। जैसे अभी बताया था, अभी आपको उदाहरण क्या बताए थे कि जिसमें एक अणु क्या करे, पार्टिसिपेट करे, एक अणु पार्टिसिपेट करे। तो देखो भैया ये क्या है आपका, अभी बताया था ये शर्करा है, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6। भैया आप लोगों को याद नहीं रहता है या याद नहीं करना चाहते हो या पता नहीं होता है तो ये एक फॉर्मूला और जो ज्यादा पूछा जाता है, जो आपको एग्जामिनर कभी लिख के नहीं देगा, वो बेटा यूरिया, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। इसमें देखेंगे इसकी आणविकता हम देखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी हम देखेंगे, तो ये इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2। ये क्या होती है सर मॉलिक्यूलरिटी, क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी? तो बेटा मॉलिक्यूलरिटी और आपको कोटि में अंतर बताया है कि नहीं बताया, एक बार बताएंगे, एक बार बताएंगे क्या अंतर बताया है कि नहीं बताया। यदि अंतर नहीं बताया तो भैया अभी आपको अंतर बताया जाएगा, ठीक है। तो भैया ये आपका क्या है, जल है, इसकी आणविकता कितनी होगी, 2 होगी, कितनी होगी, 2 होगी। कोटि की मैं बात करूंगा तो अभिक्रिया की कोटि 1 होगी, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसका हम जब वेग लिखेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा, वेग बराबर ये K और यहां पर ये C12H22O11 और इस पर पावर 1 लगी होगी और घातों का योग ही क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। और यहां पर देखो कितना, एक ये मोल पार्टिसिपेट कर रहा है और एक ये कर रहा है, तो कितने हो गए टोटल, टोटल कितने हो गए, टोटल भैया आपके 2 हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए। ऐसे ही आपका दूसरा एग्जांपल दे रखा है, एक मोल इसका है, एक मोल इसका है, तो टोटल कितने कर रहे हैं, टोटल 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये कोई ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कौन सी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो दूसरा हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो भैया यही उदाहरण हमने पढ़े थे, छद्म एकांडुक अभिक्रिया में हमने यही उदाहरण पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, हाँ जी बिल्कुल यही पढ़े थे। इसके आगे नेक्स्ट हम समझेंगे भैया अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, ठीक है, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। क्या कोई चीजें छूट गई हैं, एक बार मैं आपको देख के बता देता हूं। चलो यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट अंतर आपको करा दे रहा हूं इससे पहले। तो ये इससे पहले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझ लेंगे। अभिक्रिया की कोटि वैसे शायद करा दिया, मुझे ध्यान आ गया, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि मैंने एक बार करा दी है, लेकिन फिर भी अब जब कराना स्टार्ट किया तो एक बार समझा देते हैं। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। अच्छा दूसरा यहां पर हम लिख लेंगे, दूसरा मैं यहां पर लिख देता हूं अभिक्रिया की आणविकता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन या रिएक्शंस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आप क्या है आराम से लिख सकते हैं। अब देखो इनमें मैं पॉइंट्स आपको करा देता हूं, इनमें हम पॉइंट समझेंगे। तो पहला तो देखो जो अभिक्रिया की कोटि है ना, ये प्रायोगिक डाटा होता है, एक्सपेरिमेंटल, क्या कैसा होता है, यौगिक, ठीक है, प्रायोगिक डाटा होता है, एक्सपेरिमेंटल। यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर सैद्धांतिक, थियोरटिकली, सैद्धांतिक, मतलब आपका सैद्धांतिक मतलब थियोरटिकली डाटा होता है, ठीक है, सैद्धांतिक, ठीक है, ये सैद्धांतिक डाटा होता है, थियोरटिकली डाटा।
यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं आपको, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, डाटा होता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये होता है आपका थियोरेटिकली, ये थियोरेटिकली डाटा होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट मैं यहां पर लिख के बता देता हूं आपको। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि देखो, अभिक्रिया की कोटि जो है वो क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है। क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, भिन्नात्मक फ्रैक्शनल हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, पूर्णांक इंटीजर, क्या पूर्णांक इंटीजर हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, ये आपकी क्या है, पॉसिबिलिटी। लेकिन यहां पर आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक है। ये आपका भैया पहला पॉइंट है, ठीक। चलो जी भैया, इसमें हम बात करेंगे अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती, ये भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होगी। कैसी होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट हैं जिनको आपको विशेष याद रखना है, ठीक है भैया। इनको आपको क्या है, विशेष याद रखना है। और भैया कोई और पॉइंट, और पॉइंट तो कई सारे थे, ठीक है। तो यही पॉइंट मुझे लगभग अभी याद आ रहे हैं। और भी पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आप बना देंगे कि ये भिन्नात्मक नहीं होती है, ये ऋणात्मक नहीं होती, ऐसे ये आपकी ऋणात्मक नहीं होती है। अच्छा, ये घातों का योग होती है, ये आपकी क्रिया विधि के द्वारा जो ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है, क्रिया विधि के द्वारा, एक तो मतलब मैकेनिज्म के द्वारा जो है, ठीक है, ज्ञात किए जाते हैं। तो ये अंतर है, और ये मैंने आपको पढ़ा भी दिए, ठीक है, ये अंतर मैंने आपको पढ़ा भी दिए। अब देखो समझेंगे, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, अभिक्रिया वेग की ताप पर किस प्रकार से क्या होती है, निर्भर होता है। ताप किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, ठीक है, उन चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अभिक्रिया का जो वेग है ना, वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, यदि हम टेम्परेचर में क्या करेंगे, यदि हम टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तो अभिक्रिया का जो वेग है ना, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का जो वेग है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो कितना, जब हमने 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस क्या किया, तापमान में वृद्धि की, तो जो रेट है ना वो कितना, 2 गुना, कितना, 2 गुना रेट जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 10 डिग्री बढ़ाने पर 2 गुना जो रेट है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार से आपका जो तापमान है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, ठीक है, इस प्रकार से प्रभावित करता है। तो बताएंगे क्या यहां तक बात चीजें क्लियर हैं। इसके बाद कह रहा है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा व टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उनके जो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा जो है, मतलब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भैया मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास एक पात्र है और इसमें पात्र में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, H2O के अणु जो है वो भरे हुए हैं, ठीक है। अब भैया मैं इसे गर्म कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो हीट करूंगा तो क्या है, उनके पास एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो वो क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा आ रही है, वो उछल कूद करने पड़ेंगे, और उछल कूद करने लग जाएंगे, और जो है जैसे वो सरफेस पे आएंगे और वो क्या वेपर में बदलने लगते हैं कि नहीं बदलने लगते जी, जिनके पास एनर्जी ज्यादा हो जाती है, एनर्जी ज्यादा हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूसरा दूं कि भैया आपको किसी लोहे की चद्दर पर खड़ा
खड़ा कर दिया जाए और उसके नीचे आग लगा दी जाए, तो भैया आप जब खड़े होंगे तो वो जब गर्म होगा तो क्या होगा, आप ऊपर उछलोगे, अरे मेरे पैर तो जल रहे हैं, कहोगे कि नहीं कहोगे। तो मतलब भैया गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आप उछल कूद करने लगेंगे, अरे मेरे पैर जल रहे हैं, मेरे पैर जल रहे हैं। तो ऐसे जो अणु होते हैं ना, उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब आप गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाएगी तो उनकी वजह से इधर उधर भागेंगे, और जब इधर उधर भागेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कॉलिजन होगा, उनके बीच में टक्कर होगी, टकराव होगा। और जब टकराव होगा तो क्या होगा, अभिक्रिया का जो वेग है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये नोट पॉइंट आप लिख लेंगे कि 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग है वो लगभग 2 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक, ये बात समझ में आई। अच्छा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन बातों को हम अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से भैया इन बातों को हम समझते हुए चलेंगे। कैसे, देखो एक उदाहरण मैं आपके सामने यहां पर लिखता हूं, बड़े प्यार से इस उदाहरण को आप समझेंगे। यदि ये उदाहरण आपको समझ में आ गया तो भैया ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे भैया यहां पर मेरे पास है ये HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, कितने मोल, 2 मोल, कितने मोल, 2 मोल। तो किससे ये भैया टूटता किसमें है, ये टूटता है आपका H2 प्लस के O सॉरी I2, किसमें, I2 में टूटता है कि नहीं टूटता, बिल्कुल। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे सर, हम क्या देखेंगे, देखो आपको कुछ नहीं, आपको बातें समझनी है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिल्कुल इस प्रकार से आबंध बनाया हुआ होगा, इस प्रकार से ये आबंध बना हुआ होगा, जी सर बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ये आपका जो I2 है, इसमें इनके बीच में ऐसे ये सहसंयोजी आबंध जो है वो बना हुआ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बना हुआ होगा, बिल्कुल बना हुआ होगा। अच्छा जी, अब आप देखेंगे यहां पर ये क्या है, यहां पर ये H और I के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, किसके बीच में, H और I के बीच में। तो देखो यहां पर ये H और I यहां पर भी इस प्रकार से है, इनको ये 2 मोल तभी तो होंगे कि नहीं होंगे, जी सर बिल्कुल तभी होंगे, बिल्कुल ये तभी होंगे। तो देखो ये मैंने लिख उल्टी दी है, लेकिन आप ऐसे इसे समझेंगे, मैं इसे थोड़ा सा उल्टा लिख के तब आपको समझाता हूं, तब और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया H2, यहां पर लिख दिया मैंने I2, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, 2HI बनता है, नहीं बनता, जी सर बिल्कुल बनता है। कैसे बनता है, जैसे भैया ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बीच में बंद है, प्लस ये आपका I और I के बीच में बंद है, तो मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूं, और यहाँ पर ये I और यहाँ ये I के बीच में क्या बना हुआ है, बंद बना हुआ है। ठीक, अब क्या होता है, अब देखो ये जो बॉन्ड है ना, जो पुराना वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा, ये ब्रेक होगा, ये टूटेगा। ऐसे ही I के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा ना, तो देखो एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा, वो यहां पर इस प्रकार से एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपस में ब्रेक हो जाएगा, तो ये नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो आप देखेंगे क्या बन रहा है, आपका ये एक HI बन गया नहीं बन गया, प्लस के यहाँ पर ये प्लस का ये ऐसे के ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ ये H और यहाँ पर ये I, तो कितना बन गया, 2 मोल HI बना कि नहीं बना, जी सर बिल्कुल बना। तो भैया ऐसा ही होता है, तो भैया ये बॉन्ड, नए बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, और पुराने बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, और नए बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन मतलब निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखो प्रभावी टक्करों से प्राप्त, जब उनके बीच में कॉलिजन जो होता है ना, उनके बीच में अभी जो अणुओं के बीच में क्या हुआ, कॉलिजन हुआ, टकराव हुआ, क्या हुआ, टकराव हुआ। और जब ये टकराव हुआ, क्योंकि देखो बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और बॉन्ड को जोड़ने के लिए मतलब बनाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात क्लियर, एक बार बताएंगे क्या बात क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करूं कि आपसे कह दिया जाए कि ये पेन है और इस पेन को तोड़ो, बहुत जल्दी तैयार हो जाओगे कि सर लाओ मैं तोड़ के दिखाऊं, है ना। काम बिगाड़ना तो आपको बहुत जल्दी आता है, सुधारना तो कभी आ नहीं सकता तुम पे। तो क्या करेंगे, आप लेंगे और पेन तोड़ देंगे। तो ये पेन को तोड़ने में ऊर्जा खर्च हुई कि नहीं हुई,
सर मुझे तो नहीं लगी। बेटा ऊर्जा खर्च होती है, जब आप जो है ना पलक मारते हो ना तो ऊर्जा तब भी खर्च होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ऊर्जा तब भी खर्च होती है। तो ये पेन जो को जब तोड़ोगे ना तो ऊर्जा आपकी तब भी खर्च होगी। और इस पेन को अब तोड़ने के बाद आपका मन किया जोड़ने का, तो तब भी भैया ऊर्जा खर्च होगी, तब भी ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, तो भैया ऐसे ही जब नया आबंध बनता है तब भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और जब बॉन्ड पुराना वाला जो बंध टूटता है तब भी ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, बिना ऊर्जा के कुछ नहीं है। तो वो कह रहा है प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु सक्रिय अणु कहलाते हैं। जब उनके बीच में क्या हो जाए, टक्कर हो जाती है ना, तो वो जो अणु ना किस में आ जाते हैं, सक्रिय, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि तुम्हारी मम्मी जी ने कहा कि बेटा पढ़ ले, बोर्ड एग्जाम है, थोड़ा बहुत पढ़ ले, ये फोन कम देख ले, लेकिन तुम सक्रिय नहीं होंगे, क्योंकि मम्मी की बात कौन मानता है, कोई नहीं मानता। और जैसे ही आए पिताजी की एंट्री घर में हुई, आप क्या करेंगे, किताब खोल के बैठ जाएंगे, बैठेंगे नहीं बैठेंगे, क्या हो गए, आप सक्रिय हो गए। क्यों? क्योंकि पता है कि आते ही ना फिर क्या पढ़ेंगी, समझदार हो आगे तुम। ठीक है, आते ही पढ़ेंगी फिर तुम्हें, और पूछेंगे कि क्या पढ़ा तुमने, है ना। हाँ, तो भैया प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु सक्रिय अणु कहलाते हैं। क्या कैसे अणु कहलाते हैं, सक्रिय अणु कहलाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे पिताजी की एंट्री, तुम एक्टिव हो गए, फोन बंद, टीवी बंद, पढ़ाई चालू, चाहे फॉर्मेलिटी पूरी क्यों ना करो, लेकिन पढ़ाई चालू। तो इन अणुओं की ऊर्जा, इन अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर या इससे अधिक होती है। इस ऊर्जा तल को हम दहली आवृत्ति कहते हैं। अब देखो, आपका एग्जामिनर ना क्या पूछता है, ये बताओ जी निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। उसने कह दिया दहली ऊर्जा क्या होती है। तो देखो दहली ऊर्जा, तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या, दहली। कहते हैं ना घर की दहलीज लांग मत देना, कब तक, जब तक बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ना ले आए। होता है कि नहीं होता? जी सर बिल्कुल होता है। मतलब भैया घर में एंट्री, एक इज्जत, एक रेस्पेक्ट तभी मिल पाएगी जब 95 प्लस अंक लेके आओगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और वो कहां से पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा पाठशाला 247 से, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है बेस्ट कंटेंट। ठीक है, एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। बात क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर। चलो, तो बेटा हम क्या समझा रहे थे, दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा का मतलब है कि भैया देखो ये क्या है, मानो ये घर की क्या है, एक गेट है, यहां पर ये घर है और ये क्या है, इसका गेट है। आपको इधर से उधर जाना है, इधर से उधर जाना है। तो इधर से उधर जाने के लिए जितनी कम से कम ऊर्जा की जो आवश्यकता होगी, उसी को हम दहली आवृत्ति, दहली ऊर्जा कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा जो है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एक बार बात क्लियर है, एक बार बताएंगे सभी बच्चे थम्स अप करके। इसी प्रकार अणुओं, अभिकारक के अणुओं की निम्नतम ऊर्जा को उनके अभिक्रिया के भाग में लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, अभिक्रिया की दहली ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिक्रिया की दहली ऊर्जा। जब यहां पर भैया अभिक्रिया की बात हो रही है, तो ये क्या करेगी, अभिक्रिया में जो अभिकारक के जो अणु है ना, उनको क्या कहेगी, जा धक्का मारेगी और कहेगी कि अभिक्रिया करो। कहेगी कि नहीं कहेगी? तो वो यही कहेगी कि भैया अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है। जैसे हम तुम्हें बार बार मोटिवेट करते हैं कि बेटा पढ़ लो, वरना क्या, फेल हो जाओगे। बात क्लियर? हाँ जी। तो अभिक्रिया की दहली आवृत्ति वही कहलाती है। अभिकारक के अणुओं में निहित प्रारंभिक ऊर्जा तल को सक्रिय करके दहली ऊर्जा तक ले जाने हेतु जितनी आवश्यक या जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, जितनी अतिरिक्त मात्रा या जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से कि भैया
मैं एक आपको फैक्ट भी बता देता हूं। वो फैक्ट क्या है कि हमारी जो ये ट्रेन होती है ना, ट्रेन के इंजन को स्टार्ट करने के लिए ना, ट्रेन के इंजन को स्टार्ट करने के लिए बेटा 25 लीटर डीजल लग जाता है, जबकि उसे 1 किलोमीटर चलाने के लिए मात्र और मात्र 6 लीटर डीजल लगता है। कितना? 6 लीटर डीजल लगता है। बात क्लियर हुई? 1 किलोमीटर। तो भैया ऐसे ही एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की जो आवश्यकता होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। तो भैया यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? यहां से क्वेश्चन बनता है कि भैया सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, दहली ऊर्जा किसे कहते हैं, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो भैया इंपोर्टेंट बात थी, आप अच्छे तरीके से यहां से परिभाषा आप लिख लेंगे और समझ लेंगे, और ये आप समझ लेंगे। बात क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी बच्चे, क्या यहां तक बात क्लियर है? जी सर। तो बेटा ऐसे ही आपको ना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ना है, बेस्ट कंटेंट आपको लेना है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको लेना है। आपका भी लक्ष्य है, आपका भी सपना है, अपने माता पिता, अपने नाते रिश्तेदार सभी का नाम रोशन करना है, अपने गुरुओं का नाम रोशन करना है। तो आप क्या करेंगे? बैच परचेज करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको इतनी सारी फैसिलिटी दी जाती है, इतने सारे फीचर्स आपको दिए जाते हैं, और वो भी एक एफोर्डेबल प्राइस, मतलब एक ऐसे प्राइस में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर हमारी वाली का नाम क्यों ले लिया, है ना, तुम्हारी वाली नहीं है, कल्पना। ठीक है, हाँ, इसका मतलब विचार। ठीक, हाँ, तो भैया यहां पर आपको क्या मिलने वाला है? यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। फिजिक्स भी मिलेगी, उसमें केमिस्ट्री भी मिलेगी, उसमें आपको मैथ भी मिलेगा, बायोलॉजी भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, और बेटा इंग्लिश भी। सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, और मात्र कितने में? मात्र और मात्र 1249 रुपए में। कौन सी क्लास के लिए? बोर्ड एग्जाम आपके क्लास 12th के लिए। ठीक है, क्लास 12th के लिए। तो बेटा जल्दी से जल्दी आप एनरोल करेंगे, क्योंकि जितना लेट आप हो जाओगे उतना नुकसान आपको होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सिलेबस रेगुलर कराया जा रहा है, रेगुलर सिलेबस कराया जा रहा है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? जल्दी से एनरोल करेंगे। इसमें आपको रिवीजन बैच भी मिलेगा, उसमें रिवीजन भी कराया जाएगा। जिन बच्चों का छूट जाएगा उनको रिवीजन के माध्यम से सेम उसी तरीके से चीजें अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराई जाएंगी और समझाई भी जाएंगी, सभी डाउट्स भी उनके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है भैया, बात क्लियर? और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी जब तक रहेगी जब तक का आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। इसी वजह से हमने सोच समझ के बड़ा प्यारा सा नाम रखा है आपका लक्ष्य बैच, है ना। आपका एक लक्ष्य, आपका एक टारगेट, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि भैया हमें बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स 95 प्लस अंक जो है वो प्राप्त करने हैं। ठीक, चलो इसके बाद क्लास 10th के लिए, ठीक है, क्लास 10th के लिए जो क्लास 12th के लिए जो रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड, ठीक है, दो तरीके के बैच, एक तो लाइव बैच है। अब देखो लाइव बैच में ना आपको क्या क्या मिलने वाला है, जो अभी लाइव बैच था ना, ये वाला जो लाइव बैच है, इसमें आपको लाइव बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें आपको जो लाइव बैच है ना वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ आपको जो रिकॉर्डेड जो बैच है, कौन सा, जो रिकॉर्डेड जो बैच है ना वो भी मिलेगा, और तीसरा जो बैच मिलेगा वो मिलेगा आपको रिवीजन बैच। कौन सा? रिवीजन बैच। तीन बैच आपको मात्र और मात्र इतने प्राइस में मिलने वाले, और वो भी सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ। ठीक, और भैया यो कहे कि भैया नहीं हमें जल्दी सिलेबस करना है, हमें तो और कम पैसे में चाहिए, लो भैया तुम्हारे लिए बहुत ही कम पैसे कर दिए, इतने कम कि तुम सोच नहीं सकते। इसमें भी आपको क्या मैथ मिलने वाला है, फिजिक्स मिलने वाली है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। किसमें? रिकॉर्डेड बैच में। किसमें? रिकॉर्डेड बैच में। इसके लिए प्राइस हमने क्या रखा है? इसके लिए बहुत एक छोटा सा प्राइस है, वो है बेटा 399 रुपए। कितना? 399 रुपए। बात क्लियर? तो एक बार बताएंगे क्या यहां तक बात क्लियर है? अब सर कैसे परचेज करें? तो बेटा प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे,
वहां पर आप सर्च करेंगे पाठशाला 247 एप्लीकेशन को क्या कर लेंगे, सर्च करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज है वो आप कंप्लीट करेंगे। जैसे ही वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी वहां पर आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी इस प्रकार की, और जिस क्लास में आप पढ़ते हो, जिस क्लास के आप क्या हो, विद्यार्थी हो, उसका बैच क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। यदि बैच को परचेज करते समय आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, आपकी हर एक समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है भैया, हर एक समस्या का समाधान कर दिया जाएगा भाई। और बताइए और आपको क्या चाहिए, इससे ज्यादा बहुत सारी चीजें आपको कराई जा रही है। तो भैया इसी क्रम में क्या करेंगे, ये क्लास को सभी और भी साथी मित्रों के साथ आप क्या करेंगे, साझा करेंगे, जैसे कि उनको भी क्या है, इंफॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अपनी पढ़ाई को बहुत बहुत क्या बना लें, बेहतर बना लें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।